So, hi, good evening, everybody. Welcome to the session once again. I am Bishwajit Datta, and you could see that this is a very important case that I would like to discuss with you. केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। और इसमें जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि वो सारे बच्चे जो स्कूल में बहुत बिजी रहते हैं, स्कूल के करिकुलम को बहुत सीरियसली पढ़ाई करते हैं, एंड उनको ये लगता है कि यार स्कूल सबसे प्रोमिनेंट पार्ट है हमारे लाइफ का, हम स्कूल के परसेंटेज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, बट फिर भी उनके दिल में एक थोड़ा सा एक रहता है कि नहीं यार हमको भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना है। सो ऑल दोज पीपल हु आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द क्लैट प्रिपरेशन, दैट टू for Saturday and Sunday. We have the weekend class 3 hours on Saturday and 3 hours on Sunday. So all the students who would like to prepare for CLAT 2024 or 25 with a very minimum interference with your school going preparations, then we are here to help you out on Saturday and Sunday. So to inquire about that course, you have 93296 20356. Call us at this number and get all the inquiry for 1 year and 2 year program for CLAT 2024 and 25. आज शुरू करते इस पर्टिकुलर केस को। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इनफैक्ट हमारे देश में सभी को इसके बारे में जानना चाहिए, सभी को। मतलब आपको मैं सच बताऊं, बिकॉज आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस एंड आई एम स्टिल अ स्टूडेंट ऑफ साइंस। साइंस हर चीज़ में लगता है, हर चीज़ में साइंस लगता है। तो पहले जब मैं साइंस पढ़ता था और इस तरह की चीज़ों के बारे में इंटरेस्ट नहीं होता था, तो अब इंटरेस्ट पढ़ने के बाद, जानने के बाद अब इतना इंटरेस्ट आता है, ऐसा लगता है कि मैं कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर रहा था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ दैट ऑल दोस पीपल हु आर लिविंग इन दिस कंट्री, यू मस्ट नो दिस पर्टिकुलर केस। इनफैक्ट लीगल की किताबों में जाके पढ़ना इज़ वेरी टफ टास्क, बिकॉज यू नीड टू रीड लॉट ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग द जजमेंट टू फिगर इट आउट एज टू व्हाट हैपेंड इन दैट ईयर। तो मैं आपको थोड़ा सा इसको ब्रीफली बता देता हूँ ताकि आप इस बात को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि द लाइफ दैट यू आर लिविंग and the rights that you are enjoying is not so easy, is not मतलब वो मजाक नहीं है और वो बहुत एक्सपेंसिव है, और उसको पाने के लिए मतलब लोगों ने अपनी जिंदगियां दी हैं। तो इस पर्टिकुलर केस से हमारे सामने आया, कंक्लूड हुआ, इनफैक्ट हमारे देश के हर व्यक्ति के दिमाग में, मतलब इनफैक्ट पार्लियामेंट के दिमाग में, गवर्नमेंट के दिमाग में, स्टेट के दिमाग में, सभी के दिमाग में, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं सबके दिमाग में ये बात समझ में आ गई that the basic structure of the Constitution of India cannot be ever amended by the Parliament or by the government. पार्लियामेंट में भी आप यदि कुछ कर दोगे तो उससे भी कुछ नहीं होगा। हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको बदला नहीं जा सकता है। द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी चेंज्ड, कैन नॉट बी अमेंडेड, कैन नॉट बी मेड एनीथिंग इनटू इट बाय द पार्लियामेंट। कितनी भी ताकत लगा देंगे आप, उसमें आप कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। This is the final verdict in the केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस, जिसमें 13 जजों की एक टीम, एक बेंच तैयार होती है इस बात को समझने के लिए, इस बात को जानने के लिए क्या पार्लियामेंट के पास इतना पावर है कि पार्लियामेंट अपने पावर को एक्सटेंड करके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर के जो बेसिक स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं उसमें बदलाव कर सके। जैसे कि आप यूँ समझो, आपका घर है, आपके घर की जो नींव है वो एक बार बन गई है, उसमें आपका घर बन गया है। अब आपका घर का पूरा स्ट्रक्चर उस नींव पे बना हुआ है। अब आप कह रहे हो कि नहीं पापा मेरे को नया घर बनाना है, तो नया घर कैसे बनाओगे? नींव तोड़ोगे तभी तो नया घर बनेगा। तो हमारे सामने ये सवाल है कि क्या हम बिना नींव को तोड़े नया घर बना सकते हैं? डेफिनेटली नॉट। तो या तो आप उसी घर में रहिए, और यदि आप नींव तैयार कर रहे हैं, ठीक है, यदि आप नया घर बना रहे हैं तो आपकी नई नींव बनेगी, दैट मीन्स पुराने नींव पर नया घर बन नहीं सकता। तो इस पर्टिकुलर जजमेंट में ये आया कि आज हम यदि यूनाइटेड हैं, आज हम यदि डेमोक्रेसी के धागे से बंधे हुए हैं, मुझे बोलने में बड़ा गर्व होता है दैट वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, एंड इफ वी आर यूनाइटेड विद दैट डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर जजमेंट, जो ये कहता है ना तो पार्लियामेंट के पास कभी ये पावर था, ना है और ना होगा, जिससे कि वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को चेंज कर सके। अब हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है? बहुत कुछ पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा दैट द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म, द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर्स, हमारा जुडिशियरी इंडिपेंडेंटली काम करता है, हमारा राइट टू इक्वालिटी, हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारे देश में जो कि
इलेक्शंस होते पीरियोडिक पैटर्न पे, पीरियोडिकली इलेक्शंस होते, आपने देखा होगा। ऐसा नहीं होता कि चलो भाई इलेक्शन करा दिया, आप देखेंगे फिर कभी कराएंगे 2 साल 4 साल 5 साल बाद, नहीं आप तो 10-20 साल के बाद करेंगे, ऐसा नहीं है। हर पीरियड में इलेक्शंस होता है। ये जो भी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं उसको पार्लियामेंट किसी भी प्रकार से बदल नहीं सकता। दिस इज ऑल दैट वाज कंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर केस, दैट इज केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। आपको जानकारी हैरत होगी दैट 1972 में 31 अक्टूबर को ये केस सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होता है। 13 जजों की टीम तैयार होती है, बेंच तैयार होती है और इसमें जजमेंट करने लगते हैं। 31 अक्टूबर 1972 के बाद हर मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार को कोर्ट में इसके ऊपर सुनवाई होती है और 23 मार्च 1973 में ये पूरी सुनवाई कंप्लीट होती है और 24 अप्रैल 1973 में इसका जजमेंट आता है। और वो जजमेंट भी इतना क्लोज होता है, टोटल 13 में से 7 लोग इस बात का फेवर करते हैं कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का किसी भी प्रकार से अमेंड नहीं किया जा सकता है, दैट द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नेवर बी अमेंडेड। उसमें से 6 जजेस ऐसे होते हैं जो पार्लियामेंट के फेवर में जजमेंट देते हैं, गवर्नमेंट के फेवर में देते हैं कि गवर्नमेंट के पास ये एक्सटेंसिव पावर है कि यदि वो चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर के किसी भी आर्टिकल को, किसी भी पावर को, किसी भी चीज को बदल सकते हैं। तो अल्टीमेटली इस पर्टिकुलर केस का जो जजमेंट है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के अंदर केशवानंद के फेवर में जाता है। ये जो केशवानंद है, इनकी फोटो आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, ये एक मठ के पादरी रहते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि इस पूरे केस का मांजरा कहाँ से स्टार्ट हुआ, पर उससे पहले मैं थोड़ा सा बैक जाता हूँ। दैट मीन्स 1950 में, 1949 में 26 नवंबर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पारित होता है, इनफैक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इन टू प्ले, तो ठीक कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद ही द पार्लियामेंट कम्स आउट विद द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। और उस पहले अमेंडमेंट एक्ट में इन 1951 में गवर्नमेंट एक शेड्यूल तैयार करती है, दैट वाज एडेड इन द पार्लियामेंट, दैट वाज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए 9th शेड्यूल। उसमें गवर्नमेंट कहती है कि 9th शेड्यूल के अंदर जितने भी हम एक्ट डालेंगे उन एक्ट को किसी भी कोर्ट में, चाहे वो स्टेट का कोई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उसमें कोई भी व्यक्ति चैलेंज नहीं कर सकता है। और इसके तहत लैंड रिफॉर्म एक्ट बनता है हमारे देश में, जिसमें सरकार, गवर्नमेंट बड़े बड़े स्टेट को एक्वायर करती है, एस्टेट बड़े बड़े साम्राज्य को एक्वायर करती है कि भाई हमको ये सारा का सारा लैंड आपको देना पड़ेगा क्योंकि आप इतने बड़े लैंड के उत्तराधिकारी नहीं हो सकते। एंड दैट टू द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड पेइंग ए वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन। बड़ा सा बड़ा लैंड गवर्नमेंट 1951 में एक्वायर करने लगी और उसके अगेंस्ट में बहुत कम कॉम्पेंसेशन देने लगी, जिसके अगेंस्ट में शंकरी प्रसाद सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस फाइल होता है, जिसमें शंकरी प्रसाद जो है सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं और वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहते हैं कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19(1)(f ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हमारा प्रॉपर्टी राइट है, उसको गवर्नमेंट एनक्रोच कर रही है, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको ये प्रॉमिस करता है दैट यू आर गोइंग टू बी प्रोटेक्टेड इन टर्म्स ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 19(1)(f ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब ये मैटर कोर्ट में डिस्कस होता है तो कोर्ट भी इस बात को मानता है कि नहीं, गवर्नमेंट के पास, पार्लियामेंट के पास एक्सटेंसिव पावर है, वो चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। गवर्नमेंट के फेवर में ये जजमेंट जाता है और गवर्नमेंट बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है एक्वायर करती है। जिनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी थी, बड़े बड़े ज़मींदार थे जिनके पास हज़ारों एकड़ का लैंड था, इस प्रकार के लैंड को गवर्नमेंट एक्वायर करती है और उसके अगेंस्ट में बहुत ही मिनिमम कॉम्पेंसेशन देती है। इसके ठीक 15 साल के अंदर तकरीबन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन 17 से 18 बार अमेंड होता है और वो जो 9th शेड्यूल जो गवर्नमेंट बनाकर रखती है, जिसमें वो सारे एक्ट रखा जाता है जिनको आप किसी भी कोर्ट में जाकर के चैलेंज नहीं कर सकते हो, ऐसे तकरीबन 64 एक्ट से वो शेड्यूल भर जाता है। फिर 15 साल बाद 1965 सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस आता है, जिसमें सज्जन सिंह कोर्ट में जाते हैं। वो भी इस बात को लेकर जाते हैं कि मेरे प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो राइट्स है उनको गवर्नमेंट एनक्रोच कर रही है, राइट टू इक्वालिटी एनक्रोच हो रही है। उस समय के सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे वो 5 बेंचों की एक बेंच तैयार करती, 5 जजों की एक बेंच तैयार होती है। उसमें जस्टिस हिदायतुल्ला और उनके साथ में एक और जस्टिस रहते हैं, जिनको ये लगता है कि यार अननेसेसरीली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट, गवर्नमेंट
बहुत बुरी तरीके से एनक्रोच कर रहा है। तो वो सवाल उठाते हैं उस जगह पर, वो एक जस्टिस मोधौलकर करके जो जस्टिस होते हैं उन 5 में से, वो सवाल उठाते हैं कि आर वी अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन और वी आर सब्सटीट्यूटिंग विद द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज द गवर्नमेंट इज गोइंग टू एनक्रोच द राइट टू इक्वालिटी, फंडामेंटल राइट्स, all those fundamental rights which are decided and are considered to be the basic and very basic fundamental rights that could never be encroached, ऐसे को बदल रही है। तो क्या हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे हैं या नया कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर आ रहे हैं? उस समय सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को खारिज कर देती है। पूरा का पूरा जजमेंट जो है सज्जन सिंह के फेवर में चला जाता है। दिस हैपेंड इन द ईयर 1965। ठीक इसके दूसरे साल बाद दोबारा सुप्रीम कोर्ट में एक माजरा स्टार्ट होता है, तैयार होता है, गोलकनाथ केस। उसमें भी इस बात को लेकर लड़ाई शुरू होती है, क्या पार्लियामेंट इतना पावर रखता है कि फिर से वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए बेसिक राइट्स को, बेसिक फीचर्स को अमेंड कर सकता है? किसी भी प्रकार से पार्लियामेंट, गवर्नमेंट इस बात को मानने के लिए तैयारी नहीं थी। इट वॉज नॉट एट ऑल रेडी टू बिलीव दिस फैक्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया along with that basic structures cannot be changed, cannot be amended. गवर्नमेंट मानने को किसी भी प्रकार से तैयार नहीं थी। हालांकि उस समय के जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, उनमें से कई विद्वान ये कहते थे कि भाई पार्लियामेंट के पास एक इनहेरेंट आप कह सकते कि डिसेबिलिटी है, जिसके तहत वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकता है। खास करके कॉन्स्टिट्यूशन का वो हिस्सा जो हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको आप नहीं कर सकते। लेकिन पार्लियामेंट मानने को तैयार ही नहीं था। तो 1967 में गोलकनाथ केस करके एक केस फाइल होती है सुप्रीम कोर्ट में, वो भी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड होती है, जिसमें हेनरी गोलकनाथ और विलियम गोलकनाथ करके 2 ब्रदर्स होते हैं। ये पंजाब का मैटर है, जालंधर का मैटर। उनके पास करीब 500 एकड़ का लैंड होता है, दैट वाज कंसीडर्ड टू बी द एग्रीकल्चरल लैंड। उस समय 17th अमेंडमेंट एक्ट चालू होता है और पंजाब का लैंड रिफॉर्म के तहत जो एक्ट होता है वो 9th शेड्यूल में रखा जाता है। 9th शेड्यूल के अंदर स्टेट और सेंट्रल का कोई भी एक्ट रखा जा सकता है। उसके तहत स्टेट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उनको कहती है कि भाई आप दोनों भाई मैक्सिमम 30-30 एकड़ जमीन ही रख सकते हैं, बाकी जमीन आपको सरेंडर करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। 30 एकड़ आप रखिए हेनरी को और 30 एकड़ विलियम को मिलेगा, बाकी कुछ एकड़ टेनेंट लोगों के लिए मिलेगा और बाकी सारा का सारा लैंड आपको गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ेगा। ये दोनों ब्रदर्स कोर्ट में चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इस पर्टिकुलर केस के तहत दे फाइल ए डिस्प्यूट केस, और वो कहते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, इट इज अगेन गोइंग टू बी एनक्रोच्ड बाय द स्टेट बिकॉज ऑफ कीपिंग सर्टेन एक्ट इन द 9th शेड्यूल and asking us that you have no right to go to any court and file a case against all those acts that are given in the 9th schedule. मैटर जब कोर्ट में पहुंचता है, कोर्ट में इस पर्टिकुलर मैटर में डिस्कशन होता है। गोलकनाथ ब्रदर्स इस मैटर को स्ट्रेट फॉरवर्डली कहते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत एसेंशियल हिस्सा है, उसको एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट इस तरह के काम कर रही है। इनफैक्ट हमारे राइट टू इक्वालिटी, हमारे चॉइस ऑफ प्रोफेशन को भी डिस्टर्ब किया जा रहा है, हमारे राइट ऑफ लिवलीहुड, इनफैक्ट हमारे आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ को भी इसी प्रकार एनक्रोच किया जा रहा है। सो देयरफॉर दिस इज एन अटैक ऑन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच इज एन इनडायरेक्ट वे ऑफ अटैकिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैटर गोलकनाथ के फेवर में जाता है और इस बात का खुलासा होता है कि पार्लियामेंट के पास किसी भी प्रकार का ऐसा कोई राइट नहीं है जिससे वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को किसी भी प्रकार से एनक्रोच कर सके या उसमें अमेंड कर सके, बदलाव कर सकते, ऐड कर सके, सब्ट्रैक्ट कर सके। लेकिन चूंकि हमारे देश में कानून ऑलरेडी बन गया था कि कोई भी व्यक्ति 30 एकड़ के ऊपर लैंड नहीं रख सकता है, तो दोनों ब्रदर्स को 30-30 एकड़ लैंड ही मिले, लेकिन इस पर्टिकुलर कंक्लूजन के साथ कि पार्लियामेंट के पास कोई अधिकार नहीं होगा दैट कि पार्लियामेंट जाकर के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को फिर से जाकर के चेंज करने की, अमेंड करने की कोशिश कर सके। यह था 1967। फिर क्या था? इस पर्टिकुलर जजमेंट में आने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने 3 ऐसे अमेंडमेंट एक्ट पास किए
Amendment Act number 24 and 25th Amendment Act to the Constitution of India and 26th Amendment Act to the Constitution of India. अब मैं आपको बताता हूं कि मांजरा यहां से बिगड़ना चालू हुआ. The 24th Amendment Act of the Constitution of India जब पार्लियामेंट में पारित होती है तो उसमें श्रीमती इंदिरा गांधी कहते हैं कि पार्लियामेंट के पास अपार पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी हिस्से में जाकर इंटरफेयर करके किसी को भी अमेंड कर सकती है. एंड दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक्ट केम आफ्टर द जजमेंट ऑफ द गोलकनाथ केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट के पास कोई अधिकार नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कितना भी ताकत हो जाए लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को किसी भी प्रकार से हैम्पर नहीं कर सकते हो, बदल नहीं सकते हो, अमेंड नहीं कर सकते हो. बट इस गुस्से में श्रीमती इंदिरा गांधी पार्लियामेंट में 24th अमेंडमेंट एक्ट पास करती है और उसमें कहती है दैट द पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड इवन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. उसके बाद अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 25 पारित होता है. उसमें श्रीमती इंदिरा गांधी इस एक्ट के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि गवर्नमेंट जब किसी भी प्रॉपर्टी को एक्वायर करती है उसमें जो भी कॉम्पेंसेशन देती है उस कॉम्पेंसेशन में सुप्रीम कोर्ट का कोई अधिकार नहीं होगा उसमें जजमेंट देने का. I mean, आप इस बात को समझ सकते हो that thereby the parliament was trying to tell that Article 13 cannot be used by the Supreme Court in any point of time. Article 13 हमारा ये कहता है कि किसी भी पर्टिकुलर एक्ट को बनाने के बाद यदि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि जुडिशियल रिव्यू के तहत कि वो एक्ट सही नहीं है या वो एक्ट हमारे फंडामेंटल राइट्स को किसी प्रकार से वायलेट करता है तो उस एक्ट की कोई भी वैल्यू नहीं होगी. दैट एक्ट वुड बी कंसिडर्ड एज ए वॉइड एक्ट, उसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया जाएगा. तो 25th अमेंडमेंट एक्ट के तहत पार्लियामेंट इस बात को जताना चाहती थी कि हम जब भी किसी पर्टिकुलर लॉ के तहत कोई लैंड एक्वायर करेंगे तो उस लैंड को एक्वायर करने पर जो भी हम कॉम्पेंसेशन देंगे दैट वुड बी फुल एंड फाइनल. अगेंस्ट दैट कॉम्पेंसेशन नोबडी कैन गो टू द कोर्ट and can file a review petition saying that the compensation whatever that is given against the land acquirement was not at all enough. ऐसा कोई नहीं कह सकता, ऐसा नहीं कर सकता. And the 26th Amendment Act जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स को खत्म कर दिया था. ये प्रीवी पर्स का मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ. जब हमारे देश आज़ाद हुआ तो ऐसे बहुत सारे प्रिंसली स्टेट है जो हमारे देश के साथ इनफैक्ट यूनाइट होने से डर रहे थे. उस समय इनको यूनाइट करने के लिए हमारे देश ने इनफैक्ट गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आप हमारे देश के साथ इंटीग्रेट हो जाओ और 2-3 सालों के अंदर हमारे देश के साथ मर्ज हो जाना, इसके अगेंस्ट में हम आपको पैसा देंगे. और केवल आपको ही नहीं, आपके घर में हर उस व्यक्ति को जो इस पर्टिकुलर साम्राज्य में कोई ना कोई हिस्सा रखता है उसको भी देंगे, मतलब आपको भी देंगे और आपकी आने वाली जनरेशन को भी देंगे. तो 26th अमेंडमेंट में 26th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में श्रीमती इंदिरा गांधी ने उस प्रीवी पर्स को पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया और बोला अब हम किसी को भी कोई पैसा नहीं देंगे. समय बीतता गया. 2 साल बाद 26th अमेंडमेंट एक्ट आया केरला में जिसके तहत लैंड रिफॉर्म्स लॉज बने. उस लैंड रिफॉर्म्स लॉ के तहत इस मठ के व्यक्ति के मठ को एक्वायर करने की कोशिश करी गई. इनफैक्ट इसी के अगेंस्ट में ये जो मिस्टर केशवानंद भारती है, इन्होंने सच्ची बताओ एक हिस्ट्री में हमारे देश के मतलब इतिहास में अपना नाम तो दर्ज करके चले गए. जब जब इस पृथ्वी पर इनफैक्ट हमारे देश में कानून पढ़ाया जाएगा इस केस का जिक्र हर सदी में होगा. और इन्होंने उस पर्टिकुलर लॉ के तहत सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया. इनके तरफ से लड़ने के लिए जो गए, जो आर्ग्यू करने के लिए गए, हिज नेम वाज ही वाज ए वेरी आई वुड से रिनाउंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर. हिज नेम वाज नानी पालकीवाला. ओके. और गवर्नमेंट की तरफ से उनके सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल एंड देयर वाज अ स्कॉलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बहुत अच्छा बढ़िया अपना एक पकड़ रखते थे. हिज नेम वाज HM सिरवई. ऐसे 3 लोगों के अगेंस्ट में नानी पालकी वाले गए. उस समय एक और बड़ी बेंच बनाई. भाई 11 बेंचों की जजमेंट ऑलरेडी गोलकनाथ केस में आ गया था. 11 बेंच का जजमेंट गोलकनाथ के फेवर में गया. बावजूद उसके गोलकनाथ को अपने पूरे प्रॉपर्टी को वो एक्वायर नहीं कर पाया. फिर बाद में जब ये 13 बेंचों की एक बड़ी टीम तैयार करी गई, 13 जजों की जो बड़ी टीम तैयार करी गई, 13 जजेस नॉट बेंचेस, 13 जजेस की जो बेंच तैयार करी गई, एंड दिस वाज अगेन टू डिसाइड
whether the land reform laws that are prepared, that were made or implemented in Kerala are right. फिर से गवर्नमेंट ने कहा कि भाई इसका कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, क्योंकि हमने ऑलरेडी बना रखा है कि गवर्नमेंट, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट इसमें किसी भी प्रकार का कॉम्पेंसेशन के अगेंस्ट में जाकर कोई भी जजमेंट नहीं दे सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं. आर्टिकल 13 विच इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि जुडिशियल रिव्यू का काम करता है. इनफैक्ट इट एम्पावर्स अस, इट कन्फर्स ए पावर ऑन द कोर्ट to give a judgment based on the fact whether the said law is going to interfere with the fundamental rights of the citizen of the country. If it does so, then that particular act is again going to be made completely void. उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी in the court of law. It is just like a statement, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी. तो सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर चला और 13 जजेस मिलकर के एक बेंच तैयार होती है, उसमें इस पर्टिकुलर केस की सुनवाई होती है. आप विश्वास नहीं करेंगे, इस मैटर में बड़ी गहमा गहमी होती है. इनफैक्ट 703 पेज का जजमेंट होता है. 66 दिन लगातार, हफ्ते के 3 दिन जजेस इसमें डिस्कस करते हैं. दे ट्राई टू इनकॉर्पोरेट वेरियस आइडियाज, वेरियस प्रिंसिपल्स इनसाइड आउट फ्रॉम लॉयर्स एंड ऑल द कम्युनिटी ऑफ द लॉ, देन टू फाइनली गो टू ए जजमेंट. और वो जजमेंट इतना बारीक होता है कि 6 लोग गवर्नमेंट के फेवर में जाते हैं और 7 जजेस केशवानंद भारती जी के फेवर में जाते हैं. और बहुत ही स्प्लिट, एकदम बिल्कुल मामूली डिफरेंस के साथ ये केस केशवानंद भारती जीत जाते हैं. इसमें जस्टिस खन्ना सबसे अहम भूमिका में निभाते हैं. वो कहते हैं, दो द पार्लियामेंट हैज एन एक्सटेंसिव पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, इन स्पाइट ऑफ दैट द पार्लियामेंट और द गवर्नमेंट डजंट हैव एनी राइट टू इंटरफेयर विद द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. यदि वो पार्लियामेंट के साथ चले गए होते तो आज हम हार गए, तो इस केस को, मतलब केशवानंद भारती उस केस को हार गए होते. लेकिन ये पूरा का पूरा जजमेंट इनके फेवर में आते हैं, जिसमें जैसे मैंने आपको बताया जस्टिस खन्ना बहुत एक अहम भूमिका में अपना पार्ट प्रेस करते हैं. इस पर्टिकुलर जजमेंट के बाद ये तय हो गया, इनफैक्ट सबके दिमाग में, जजेस के दिमाग में, जो इसमें डिसेंट रखते थे, जो इसमें इत्तेफाक नहीं रखते थे, अगेंस्ट में थे, लोग जो अगेंस्ट में थे, पार्लियामेंट जो अगेंस्ट में थे, बहुत ऐसे स्कॉलर्स थे जो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अगेंस्ट में थे कि भाई नहीं पार्लियामेंट तो कर सकता है. उन सबके दिमाग में ये बात बैठ गई कि भाई इतने बार सुप्रीम कोर्ट के पास ये मैटर गया और अल्टीमेटली हर बार ये जजमेंट इस बात को सुप्रीम कोर्ट के साथ बाहर आया कि नहीं, कभी नहीं, पार्लियामेंट हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कभी भी किसी भी प्रकार का अमेंडमेंट नहीं कर सकता है. तो आज आप कह सकते हो कि इट हैज बिकम ए सॉलिड स्ट्रक्चर, इट हैज बिकम ए सॉलिड कंपोनेंट प्रिंसिपल दैट हैज यूनाइटेड अस टुगेदर. यदि आज हम एक है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस जजमेंट दैट प्लेड. अदरवाइज हमारे फंडामेंटल राइट को न जाने अब तक कितने बार पार्लियामेंट, गवर्नमेंट एनक्रोच कर चुकी होती. तो आज हम यदि बचे हुए हैं और हमारा यदि फंडामेंटल राइट्स बचा हुआ है, हम यदि यूनाइटेड है, एंड वी आर प्लेइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, द रीजन बिहाइंड दैट इज द जजमेंट दैट टुक प्लेस इन द ईयर 1973 दैट केम इन द फेवर ऑफ केशवानंद भारती. नानी पालकीवाला, जिन्होंने इस केस के साथ, पिटिशन के साथ केशवानंद भारती के साथ गए थे. इनफैक्ट केवल केशवानंद भारती का केस अकेला नहीं था, उस समय और भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके लैंड को गवर्नमेंट ने एक्वायर कर दिया और कंपेंसेशन नहीं दिया. ऐसे लोग भी उस पर्टिकुलर केस के साथ मर्ज होकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए गए थे. कहते हैं कि नानी पालकी वालों ने उस टाइम पर इस प्रकार के आर्ग्यूमेंट दिए थे कोर्ट में, किसी जजेस के पास उनके आर्ग्यूमेंट का जवाब नहीं था. ऐसा लग रहा था कि वो डोमिनेट कर रहे हैं उस जगह पर. द काइंड ऑफ एलिक्वेंसी दैट ही एक्सप्रेस्ड इन द कोर्ट वाइल डीलिंग विद दिस केस, इट वॉज एक्सुबरेंट. मतलब जो हमारे देश में अभी जो सीनियर एडवोकेट है, सीनियर काउंसिल है, प्रशांत भूषण, वो अपनी किताब में इस बात को एक्सप्रेस करते हुए आपको देखेंगे, द केस दैट शूक इंडिया, उसमें इस बात का जिक्र किया हुआ है कि नानी पालकी वाले ने किस प्रकार से कोर्ट में आर्ग्यूमेंट किया. कोर्ट में आर्ग्यूमेंट करते समय मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ. उस समय एक जस्टिस जो उस पर्टिकुलर पैनल में थे, उन्होंने इस बात को कहा कि हम जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये है क्या, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया. जिसमें नानी पालकी वाला ने कहा कि मतलब इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंसीव इफ द सीनियर जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस बात को कहते हैं
कि मुझे इस बात को समझ नहीं आ रहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर हमारा क्या है। क्या सुप्रीम कोर्ट अपना खुद का जजमेंट ही नहीं समझती है? क्या सुप्रीम कोर्ट अपना खुद का जजमेंट इंटरप्रेट नहीं कर सकती? आज के तारीख पे हर बच्चा जिसने इस पर्टिकुलर केस को पढ़ा है उसको यह पता है कि हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस प्रकार का बेसिक स्ट्रक्चर है और हम किसकी प्रोटेक्शन के लिए हम लड़ रहे हैं। उस कोर्ट के तहत जब ये फैसला आया तो उस समय एक जस्टिस थे जो उस पैनल में थे, हिज नेम वाज ए.एन. रे, और बाद में वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए थे। लेकिन जब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे उसके पहले जब ये जजमेंट आना था तो उन्होंने इस पर्टिकुलर जजमेंट के अपोज में पार्लियामेंट के फेवर में जजमेंट दिया था, जिसके तहत बाद में वो जज बन गए थे सुपरसीडिंग 3 सीनियर जजेस। और वो 3 सीनियर जजेस जो बेसिकली उनमें से कोई ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता, उन तीनों ने रिजाइन करके बाहर हो गए सुप्रीम कोर्ट से। जस्टिस एन राय बन जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। और जब हमारे देश में इमरजेंसी लागू होती 1975 में, उस समय नवंबर में 1975 में इन्होंने कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 13 जजों की फिर से एक बेंच तैयार करी और दोबारा से रिव्यू पिटीशन स्टार्ट किया, वेदर टू डिसाइड वेदर द पार्लियामेंट हैज द पावर टू इनैक्ट और टू अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सोचिए, जिद पे अड़ गई थी पार्लियामेंट, गवर्नमेंट कि नहीं करके ही छोड़ेंगे। उस समय कांग्रेस का राज था, वो चाह रही थी किसी भी प्रकार से पार्लियामेंट में हम चेंज करेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट से मनवाएंगे ये बात। दैट वाज द रीजन व्हाई मिस्टर एन राय ही बिकेम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। जब ये मैटर कोर्ट में स्टार्ट हुआ और उनसे पूछा गया भाई रिव्यू पिटीशन किसने मांगा, तो उन्होंने बोल दिया कि तमिलनाडु के अटॉर्नी जनरल ने इस रिव्यू पिटीशन के लिए रिक्वेस्ट की थी। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा हमने तो नहीं बोला। बाद में मालूम पड़ा सरकार ने रिव्यू पिटीशन के लिए कोर्ट में अर्जी मांगी, कोर्ट में रिव्यू पिटीशन शुरू हुआ। फिर से ये आर्ग्यू करने के लिए गए नानी पालकीवाला, तो नानी पालकीवाला ने स्ट्रेट फॉरवर्डली बोला, जब 13 जजों की ऑलरेडी बेंच ने इस बात को पूरी तरीके से एक्सप्रेस कर दिया है दैट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी चैलेंज्ड, कैन नॉट बी चेंज्ड, कैन नॉट बी इनेक्टेड, कैन नॉट बी इन एनी वे अमेंडेड, तो फिर दोबारा से रिव्यू पिटीशन मांगने की जरूरत क्यों पड़ी? इतने बड़ी बेंच का फैसला आया, उसके बाद रिव्यू पिटीशन की जरूरत क्यों पड़ी? उसमें से एक जज जिनका नाम था फैज अली, उन्होंने इनसे पूछा कि यदि इस केशवानंद भारती केस का जजमेंट आपके अगेंस्ट में जाता तो क्या आप हमारे पास रिव्यू पिटीशन के लिए नहीं आते? हैड द जजमेंट ऑफ द केशवानंद भारती केस गॉन अगेंस्ट यू, डिड यू नॉट कम टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द रिव्यू पिटीशन फर्दर? उन्होंने कहा कि सर, यदि केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस हमारे फेवर में नहीं आता तो सुप्रीम कोर्ट ही नहीं होती, तो हम रिव्यू पिटीशन के लिए कहां पर आते? इस बात के बाद पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा गया और बाद में बिकॉज ऑफ द क्लमजी अटेम्प्ट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ देन दैट टाइम मिस्टर ए.एन. रे, उनको बाद में डिसॉल्व करना पड़ा उस पूरी बेंच को। और अल्टीमेटली इस बात का खुलासा हुआ दैट द पार्लियामेंट और द गवर्नमेंट even have the extended right to amend the Constitution of India, but it still does not have any right to amend, to change, to add, to subtract anything that is related to the basic structure or the basic doctrine of the Constitution of India. मैं फिर से बता देता हूँ, the basic structure that binds us together to consider us one of the largest democracy in the world is the principle of federalism, is the principle of secularism, is the separation of powers among the different bodies, is the power of the constitution to give us the right to participate in the election in a periodic manner, is all the fundamental rights of the Constitution of India are called as basic structure that could never be amended by the parliament at any point of time. तो आज इस बात से मैं इस स्टेटमेंट को कह सकता हूं कि शायद सभी को, इनफैक्ट if you go to the fraternity of law and to ask to anybody, सब इस बात पर अब सहमति बना चुके हैं कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को किसी भी प्रकार से चेंज नहीं किया जा सकता। नहीं पता आने वाले टाइम में किस प्रकार से पार्लियामेंट या गवर्नमेंट फिर किसी कंट्रोवर्शियल सिचुएशन में आकर के फिर से कोर्ट जाएगी या नहीं जाएगी, बट अभी तक तो कोर्ट को इस बात को समझ में आ गया होगा, पार्लियामेंट को या गवर्नमेंट को समझ में आ गया होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को छूना कोई मजाक बात नहीं है और इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट।
and this is going to be responded not very positively but badly, क्योंकि जितने बार कोर्ट में ये गया हर बार पार्लियामेंट, हर बार गवर्नमेंट मुंह की खाकर आया. So ultimately today all of us being Indians, and we are proud to say that the Constitution of India is untouched in its basic structure, and we are absolutely protected under the law of the land. Thank you so much. May God bless you. Bye bye.